तो वेल्डेड ज्वाइंट का अब नेक्स्ट जो टाइप्स है दूसरा वो है फिलेट ज्वाइंट। फिलेट ज्वाइंट को लैप ज्वाइंट भी कहा जाता है, दोनों सेम नाम है, इसीलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिलेट ज्वाइंट कहे या लैप ज्वाइंट कहे, दोनों ही क्या है, सेम ही चीज है। तो इससे पहले हम लोग बट ज्वाइंट के बारे में पढ़े थे कि बट ज्वाइंट में जो बट ज्वाइंट जो वेल्डिंग का टाइप है उसमें प्लेट को इंड टू इंड ज्वाइंट करते हैं, और जैसा कि नाम है यहाँ पर फिलेट या लैप, तो इस तरह के ज्वाइंट में दो प्लेट को ज्वाइंट करने का ये भी एक मेथड है, लेकिन इसमें दोनों प्लेट जो होता है वो ओवरलैपिंग करता है, इसीलिए कहते हैं कि फिलेट ज्वाइंट इज ए ज्वाइंट, एक ज्वाइंट है बिटवीन टू ओवरलैपिंग प्लेट। इसमें दो ओवरलैपिंग प्लेट यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर ओवरलैप करता है, या फिर कोई एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के ऊपर ओवरलैप करता है, और ओवरलैप करने के साथ ही जो हम ज्वाइंट क्रिएट करते हैं वही फिलेट ज्वाइंट या लैप ज्वाइंट होता है। तो इस एक फिलेट वेल्ड का जो मतलब जनरली क्रॉस सेक्शन होता है, ये अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। फिलेट ज्वाइंट का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा, ट्रायंगुलर शेप का होता है। बट ज्वाइंट में क्या था, रेक्टेंगुलर था, और यहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट जो है एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन टाइप का एक व्यू में हमको दिखता है। तो ये ज्वाइनिंग टू सरफेस एट राइट एंगल टू ईच अदर, जिसमें दो सरफेस को या राइट एंगल पे ज्वाइंट करता है ना। और जैसे कि इसको हम फिगर से देखेंगे, जैसे यहाँ पर है कि एक प्लेट है, एक प्लेट नंबर 1 है और प्लेट नंबर यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों ही प्लेट क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ है, और ओवरलैप करने के साथ जो है यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पर क्या किया है, वेल्डिंग किया हुआ है। तो इस तरह का जो वेल्डिंग होता है इसी को हम लोग फिलेट वेल्ड या लैप ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है। अब लैप ज्वाइंट को भी हम लोग क्लासिफाइड करते हैं फर्दर, तो ये भी दो तरह का होता है, एक होता है ट्रांसवर्स फिलेट ज्वाइंट। अब ट्रांसवर्स फिलेट ज्वाइंट किसको कहते हैं, तो कह रहा है कि एक फिलेट ज्वाइंट वेल्ड जो कि ट्रांसवर्स कहलाता है इफ द डायरेक्शन ऑफ वेल्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ज्वाइंट। एक फिलेट वेल्ड को हम ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड कहेंगे कब, जब वेल्डिंग का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, ये यानी फोर्स का डायरेक्शन और वेल्डिंग का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। फिर से बोल देते हैं कि एक फिलेट वेल्ड को हम ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड कहते हैं अगर वेल्डिंग का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों ही एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तो फिर ऐसा ज्वाइंट जो हो, फिलेट ज्वाइंट जो है वो ट्रांसवर्स फिलेट ज्वाइंट कहलाता है। जैसे कि इस फिगर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोड का डायरेक्शन मेरा किधर है, इस साइड है, पी जो है वो इधर लग रहा है ना। ये अलग अलग व्यू में है, जैसे कि इसको हम साइड से यहाँ से देख रहे हैं या फ्रंट से देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमको एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में एक वेल्डिंग किया हुआ दिख रहा है, और यही इसी वेल्डिंग को अगर हम टॉप व्यू से ऑब्जर्व ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर एक लोड पी लग रहा है और वेल्डिंग का डायरेक्शन हमारा इधर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वेल्डिंग का डायरेक्शन इधर है और लोड का डायरेक्शन इधर है। ये वेल्डिंग का डायरेक्शन और लोड का डायरेक्शन देख रहे हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस प्रकार का जो फिलेट वेल्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। अब फिलेट वेल्ड में, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड में भी दो होता है। एक तो हो गया कि अगर दोनों प्लेट के एक ही साइड में वेल्डिंग किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ इस साइड में क्या है, वेल्डिंग किया हुआ है, तो इसको हम कहेंगे सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। अगर वन साइड है तो सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड है। इसी का हम प्रोजेक्शन बनाए हैं, दोनों ही फिगर का एक प्रोजेक्शन बनाए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई वेल्डिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ पर वेल्डिंग है। ये
तो सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड हो गया। वही जो है तो यहाँ पर ड्राइंग सेम है, यानी कि ये फिर से हमारा यहाँ पर एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर ओवरलैप है, तो दोनों ओवरलैप है तो ये लैप ज्वाइंट हो गया। अब ये लैप ज्वाइंट के अगर दोनों ही साइड में, इस साइड भी यहाँ पर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में, मतलब क्रॉस सेक्शन नहीं कहेंगे, मतलब एक व्यू में हमको दिख रहा है ट्रायंगल शेप का, ठीक है। तो ये एक एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ इधर हो गया, दूसरे साइड में ये भी एक ट्रायंगुलर शेप में एक वेल्ड बिड को व्यू दिख रहा है। तो ये दोनों साइड हो गया, तो इसको हम डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड कहते हैं। इसी का प्रोजेक्शन हम टॉप व्यू में बनाए हैं यहाँ पर। तो एक लोड पी लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इस साइड भी वेल्डिंग है और यहाँ इस साइड भी वेल्डिंग है, और देख रहे हैं कि वेल्डिंग का डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, इधर है, लोड के डायरेक्शन इधर है। दोनों ही क्या है, वेल्डिंग का डायरेक्शन, लोड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रांसवर्स हो गया। तो इसको हम कहेंगे डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। अब है कि ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड का हम स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर सिंगल हो या डबल हो, दोनों में, दोनों के लिए हम निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फिलेट वेल्ड है, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड है, जिस पर एक टेंसाइल फोर्स क्या लग रहा है, पी लग रहा है। यहाँ पर टेंसाइल फोर्स पी लग रहा है। तो स्वाभाविक है कि जब ये अगर वेल्ड हमारा फेल करता है तो इसमें किस प्रकार का स्ट्रेस डेवलप करेगा, यही चीज हम लोग को फाइंड करना, यहाँ पर ऑब्जर्व करना जरूरी है। कि जब ये मान लीजिए कि ये प्लेट यहाँ से अगर अलग होता है, ठीक है, ये अलग होता है, टूटेगा, तो ये वेल्ड हमारा यहाँ से ऐसे ब्रेक करेगा, तभी जाकर के ये क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस वेल्ड बिड में डेवलप हो रहा है वो उसका नेचर क्या है, तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेगा। क्या करेगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड में जब टेंसाइल लोड लगती है तो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करता है। तो यहाँ पर हम मान लिए कि वो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप इन द वेल्ड। अब जो है किसी भी वेल्डिंग का जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन होता है वो उसके थ्रोट पे होता है। थ्रोट कहने का मतलब ये हो गया कि जहां पर उसका मिनिमम क्रॉस सेक्शन हो, ठीक है। जैसे कि ये एक सिंगल, यहाँ पर हम फिलेट वेल्ड, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड में, यानी इसका जो थ्रोट होगा वो ये थिकनेस, ये वाला जो सबसे मिनिमम क्रॉस सेक्शन का होगा, ठीक है, तो ये उसका थ्रोट कहलाता है। तो थ्रोट पे सबसे मिनिमम क्रॉस सेक्शन होता है, तो फेल्ड स्ट्रेस वहां पर ज्यादा राइज करेगा जहां पर क्रॉस सेक्शन मिनिमम होगा। यानी कि वेल्डिंग जो है वहीं पर टूटेगा जहां पर इसका क्रॉस सेक्शन मिनिमम है, और इसका क्रॉस सेक्शन चूंकि मिनिमम थ्रोट पे है, यानी कि फेल्योर जो होगा वो हमेशा थ्रोट सेक्शन पे ही होता है। वेल्डिंग के जो भी फिलेट ज्वाइंट हो या बट वेल्ड हो, दोनों में से कोई भी वेल्ड होता है उसका जो फेल्योर पोजीशन है वो उसका थ्रोट ही है। इसीलिए यहाँ लिख दिए कि देयरफॉर द फेल्योर ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस विल अकर एट द थ्रोट सेक्शन। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये इसका थ्रोट है, सबसे मिनिमम क्रॉस सेक्शन है। बाकी हम लोग कहीं भी क्रॉस सेक्शन, जैसे अगर हम यहाँ पर लेंगे क्रॉस सेक्शन तो ये भी ज्यादा ही आएगा, यहाँ पर ले लेंगे तो भी ज्यादा ही आएगा। सबसे कम क्रॉस सेक्शन इसका इसी पोजीशन पे आएगा, थ्रोट पे। तो टी मान लेते हैं कि थ्रोट थिकनेस है। एल जो है यहाँ पर लेंथ ऑफ वेल्ड है, जो कि यहाँ ऊपर में हम इस फिगर के में देख सकते हैं कि ये एल है वेल्ड का लेंथ। और एच यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ लेग ऑफ द वेल्ड, ये उसका लेग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इधर भी और इधर भी, दोनों ही क्या है, लेग का लेंथ है। एच को हम मान लिए लेग लेंथ, ये लेग कहलाता है वेल्ड का। तो अब ये फेल करेगा कहाँ पे, तो ये थ्रोट सेक्शन पे ही फेल करेगा।
और यहाँ पर लेंथ ये है, मतलब हो गया कि जब ये अलग होगा यहाँ से, अगर ये दोनों ही प्लेट इधर से इधर खींच रहे हैं, इसको इधर खींच रहे हैं, दोनों अगर अलग होगा तो ये क्रॉस सेक्शन टूट जाएगा, तब अलग हो जाएगा। तो ये क्रॉस सेक्शन टूटने के बाद जब हम इस क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो ये भी हमको एक रेक्टेंगुलर शेप का दिखाई देगा। हालांकि ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड में जो है एक कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि जब इसको क्लोजली ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड में टेंशन और टेंसाइल और शियर दोनों ही होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस फिगर से हम लोग देख रहे हैं कि जब ये दोनों प्लेट यहाँ से अलग होगा तो ये जो सरफेस है यहाँ पर, ये बॉटम वाला और ये टॉप वाला, ये दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हुए पास कर जाएगा। अगर ये ब्रेक करेगा तो दोनों ही सरफेस एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, एक रबिंग करते हुए निकलेगा। तो रबिंग होने का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक सरफेस दूसरे सी सरफेस के शियर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, शियरली हो गया। तो टेंसाइल ऐसे क्लोज ऑब्जर्वेशन में ट्रांसवर्स फिलेट में टेंसाइल और शियर दोनों ही डेवलप होता है। और फिर इसके लिए हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस का यूज करते हैं, जो कि प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का फिर हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए शियर जो होता है यह नेग्लिजिबल होता है। मोस्टली जो है ये टेंसाइल फेल्योर ही करता है। ठीक है, मोस्टली इफेक्ट टेंसाइल का होता है, थोड़ा बहुत शियर का होता है, तो वो उसको नेग्लेक्ट ही कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन लेंगे हम लोग, यहाँ पर फेल्योर क्रॉस सेक्शन जो होगा वो उसका रेक्टेंगुलर पोजीशन, क्योंकि ये अलग हो जाएगा तो इसको बाद में हम लोग ऑब्जर्व करके कि इस पोजीशन से देखेंगे तो देखेंगे कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप में हमको दिख रहा है। और रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया होगा वो टी थ्रोट थिकनेस इसका चौड़ाई हो जाएगा, और उसका एल जो है यहाँ पर पूरा लंबाई हो जाएगा, L इंटू टी, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो टेंसाइल स्ट्रेस बराबर क्या होगा, टेंसाइल लोड बाय टी इंटू एल। अब इसको हम टी और एच का रिलेशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक क्रॉस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर, और ये इसका थ्रोट थिकनेस टी है और ये इसका एच है। तो ये थ्रोट है, ये इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो परपेंडिकुलर होगा और दोनों ही साइड एच और एच है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। इधर भी एंगल 45 का होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर और बेस लेंथ दोनों ही क्या है, सेम है। तो अब देखिए एंगल, अब हम लोग इस छोटा सा अगर ट्रायंगल ले ए बी सी डी, अगर हम लोग ट्रायंगल एडीसी की बात करें तो एडीसी के लिए डीसी जो हो गया यहाँ पर, डीसी ये उसका बेस हो गया, एडी जो है परपेंडिकुलर हो गया, और एसी जो है यहाँ पर हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग अगर 10 ये कॉस 45 या लगाएंगे, कॉस 45 या साइन 45 दोनों एक ही वैल्यू होता है। तो अगर हम इस एडी को बेस माने, डीसी को परपेंडिकुलर माने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी बाई एच हो जाएगा, है ना। यानी टी बराबर हो जाएगा एच कॉस 45। तो कॉस 45 होता है 1/√2 होता है ना। तो यानी कि 1 में √2 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 0.707, यानी कि टी बराबर जो होता है वो 0.707 एच के बराबर होता है ना। तो अब स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, अगर सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड है, मतलब सिंगल ट्रांसवर्स में यहाँ पर एक ही एरिया है, फेल करेगा। और डबल ट्रांसवर्स में ये तब फेल करेगा जब यहाँ का भी वेल्डिंग टूटे और यहाँ का भी वेल्डिंग टूटे, यानी ये भी ब्रेक हो और ये भी ब्रेक हो, दो जगह क्रॉस सेक्शन बन रहा है वेल्डिंग का, किसमें, डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड में।
डबल क्रॉस सेक्शन बन रहा है, और सिंगल ट्रांसवर्स में एक ही क्रॉस सेक्शन, फेल्योर क्रॉस सेक्शन एक ही है। तो इसीलिए अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल फिलेट वेल्ड, यहाँ पर सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड निकालते हैं, तो P बराबर होता है 0.707 HL इंटू सिग्मा टी। क्योंकि देखिए यहाँ पर P बराबर हो जाएगा सिग्मा टी इंटू टी इंटू एल। अब यहाँ पर T को हम लोग क्या कर दिए, 0.707 H से रिप्लेस कर दिए, तो यहाँ पर P बराबर क्या आ गया, 0.707 HL सिग्मा टी। इसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड में दो गो क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, तो इसको दो से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो इसका स्ट्रेंथ जो हो जाएगा P बराबर 1.414 HL सिग्मा टी। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं कि थ्योरेटिकली इट कैन बी प्रूव डैट। ऐसे हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि थ्रोट जो लिए हैं वो 45 डिग्री के एंगल पे लिए हैं, यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पे थ्रोट हुआ जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन है, और हम कहते हैं कि इसी 45 डिग्री पर वो फेल करेगा। तो ये फेल करता जब किसी एक तरह का यहाँ पर स्ट्रेस लगता, लेकिन जैसा बाय नेचर यहाँ पर कुछ ना कुछ शियर का भी इफेक्ट होता है, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड है वो द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन वेयर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस, जहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता है वो है 67.5 डिग्री। ये सब एक कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ऐसे ये जनरली पूछता नहीं है, अपना ध्यान में रखेंगे कि अगर पूछ देगा कि ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड में शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होता है, तो 67.5 डिग्री पर। ऐसे जो है जनरली वो 45 डिग्री पे होता है। अब कैलकुलेशन के लिए भी हम 45 डिग्री को ही थ्रोट थिकनेस लेकर के हम उसको निकाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यूज यही करेंगे, है ना, अपना एक दिमाग में रखना है कि जनरली इसका शियर स्ट्रेस 45 पे नहीं 67.5 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, और टू द लेग डायमेंशन, अपने लेग डायमेंशन से। और इसमें नेचर ऑफ स्ट्रेस जो होता है क्रॉस सेक्शन में वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस होता है, यानी टेंसाइल और शियर दोनों का इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर डिजाइन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस को यहाँ पर कंसीडर करेंगे, और इस तरह से हम स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड निकाल लेते हैं, P बराबर 1.414 HL सिग्मा टी। दूसरा चीज है कि फिलेट वेल्ड का जो सेकेंड टाइप है वो है पैरेलल फिलेट वेल्ड। अब पैरेलल फिलेट वेल्ड क्या है, तो ये क्या कि एक फिलेट वेल्ड को पैरेलल या लॉन्गिट्यूडनल, पैरेलल या लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड कहते हैं कब, अगर डायरेक्शन ऑफ वेल्ड और फोर्स का डायरेक्शन दोनों ही पैरेलल हो, यानी डायरेक्शन ऑफ वेल्ड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ज्वाइंट। दोनों ही वेल्डिंग का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों अगर सेम है तो फिर ये क्या कहलाएगा, पैरेलल फिलेट वेल्ड कहलाएगा। जैसे इस फिगर में एक प्लेट हमारा ये है और दूसरा प्लेट ये है, इन दोनों को ये दोनों ही एक दूसरे पर ओवरलैप है, और ओवरलैप है तो इसको एक साइड में हम लोग क्या किए, यहाँ पर वेल्डिंग किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वेल्ड का जो डायरेक्शन है वो इस ये डायरेक्शन है, और लोड का भी सेम डायरेक्शन है, वेल्डिंग का डायरेक्शन और लोड का डायरेक्शन सेम है, तो फिर ऐसा फिलेट वेल्ड को हम पैरेलल फिलेट वेल्ड कहते हैं। तो ये एक ही साइड बना हुआ है तो इसको हम सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड कहेंगे। यही प्लेट के दोनों साइड अगर वेल्डिंग किया हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम लोग डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड कहेंगे। अब इसका भी हम लोग डिजाइन के लिए जाते हैं, तो जैसे ये भी बनेगा, ट्रायंगुलर व्यू में दिखेगा, और ये 45 डिग्री के एंगल पे हम लोग क्या लेते हैं, थ्रोट, इसका थ्रोट ही क्या है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रोट पे ही होगा, तो टी हम लोग थ्रोट थिकनेस मान लिए, एच जो है यहाँ पर लेग लेंथ हो गया एच, ठीक है। याद रखेंगे कभी कभी लेग लेंथ नहीं देता है, प्लेट थिकनेस दे देता है, तो जनरल केस में
जो लेग लेंथ ऑफ वेल्ड होता है और प्लेट थिकनेस बराबर होता है, इसीलिए अगर लेग लेंथ ना दे करके प्लेट थिकनेस दे दिया तो समझ आए कि यही हमको एच का मान है। तो एच क्या है, लेंथ, लेग लेंथ है। एल क्या है, लेंथ ऑफ वेल्ड है, वेल्डिंग का यहाँ पर लेंथ जो है क्या लिए है, एल लिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, इसमें जो स्ट्रेस डेवलप करेगा नेचर, देखिए जब ये प्लेट अलग होगा, जैसे इधर हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये दोनों ही ज्वाइंट फेल करेगा कब, जब ये ज्वाइंट यहाँ से ब्रेक हो जाए और ये ज्वाइंट यहाँ से ब्रेक हो जाए। ये दोनों ही अगर इस तरह से ब्रेक हो गया तो फिर दोनों प्लेट जो है अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नेचर ऑफ स्ट्रेस जो डेवलप करेगा वो शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा। क्या करेगा, शियर, क्योंकि ये प्लेट, दोनों ही प्लेट एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर शियर करते हुए निकल जाएगा दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो इसीलिए यहाँ लिख दिए हैं कि ए पैरेलल फिलेट वेल्ड जिस जो कि टेंसाइल लोड P में है, इसके कारण जो है शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है अलोंग द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। और मिनिमम क्रॉस सेक्शन कहाँ है, थ्रोट पे है, जो कि 45 डिग्री टू द लेग डायमेंशन है। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस बराबर क्या होगा, लोड बाय शियर एरिया। तो देखिए शियर एरिया भी जब ये शियर कर जाएगा तब फिर हम लोग इसको व्यू में देखेंगे तो शियर एरिया में दिखेगा कि एल इसकी लंबाई दिखेगी और टी उसका चौड़ाई, सब में उसी तरह का क्रॉस सेक्शन दिखेगा। यानी टी इंटू एल जो है यहाँ पर शियर एरिया हो गया, टी इंटू एल क्या हो गया, शियर एरिया। तो टाउ बराबर हो जाएगा पी बाय टी इंटू एल। फिर जो है यहाँ पर रिलेशन वही सेम ही रहेगा जो अभी अभी हम लोग पीछे निकाले हैं। अगर ये लेग लेंथ एच है, दोनों तरफ क्या है एच है, और ये टी क्या है, थ्रोट थिकनेस है, तो ये टी बराबर जो होता है वो 0.707 एच के बराबर होता है। तो यहाँ पर टी को हम लोग क्या कर देंगे, इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड जो होगा वो 0.707 HL टाउ हो जाएगा। वही उसी तरह अगर डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड का शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तो P बराबर हो जाएगा 1.414 HL टाउ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पैरेलल फिलेट वेल्ड का भी क्या निकाल लिए, स्ट्रेंथ निकाल लिए। लेकिन जब फाइनल आंसर हम लोग लिखने लगेंगे तो एक बात को ध्यान में रखेंगे कि इन डिटरमिनिंग द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वेल्ड, अगर हमको क्वेश्चन में वेल्डिंग का लेंथ निकालना है तो हम तो इस स्ट्रेंथ के बेसिस पर वेल्डिंग का लेंथ निकाल देंगे, लेकिन जब उसको आंसर लिखेंगे तो उसमें उस वेल्डिंग लेंथ में 15 mm प्लस करके आंसर लिखेंगे। ये 15 mm जनरली किस लिए दिया जाता है, तो वेल्डिंग को स्टार्ट और स्टॉप, क्योंकि वेल्डिंग को स्टार्ट करने में भी कुछ लेंथ जाती है और स्टॉप कर, क्योंकि हम प्रैक्टिकल वे में अगर हम वेल्डिंग करेंगे, अब जैसे हमको डिजाइन करके आया वेल्डिंग का मान लीजिए कि 30 mm, कि 30 mm का वेल्डिंग का लेंथ होना चाहिए, तो लेकिन जब हम आंसर लिखने लगेंगे तो स्टार्टिंग और स्टॉपिंग डिस्टेंस को कंसीडर करके, यानी कि 30 में हम लोग 15 mm जोड़ के 45 mm जो है आंसर के रूप में लिखेंगे। ये 15 mm जो हम इंक्लूड किए हैं वो हमारा मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो कि जो भी अमेरिकन सोसाइटी के द्वारा जनरली कंसीडर किया गया है कि 15 mm हमको वेल्डिंग को स्टार्ट और स्टॉप करने में लग जाता है। तो 30 डायमेंशन तो अकॉर्डिंग टू लोड चाहिए, लेकिन उसको स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए 15 mm एक्स्ट्रा लेते हैं, और वो फाइनल वेल्ड का लेंथ जो होना चाहिए वो 45 mm का होगा अगर वो 30 mm की डिजाइन पे आती है तो ये था हमारा वेल्ड, फिलेट वेल्ड का दोनों ही टाइप्स, ट्रांसवर्स और पैरेलल फिलेट वेल्ड, दोनों ही जो अंडर टेंशन में था। तो इस प्रकार से हम लोग वेल्डिंग ज्वाइंट का बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड दोनों का ही स्ट्रेंथ जो है वो
हम लोग फाइंड कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इस पर क्वेश्चन करेंगे।